Hello everyone, welcome to Law Learning School. Today we are discuss offer, types of offer, invitation of offer, difference between offer and invitation of offer, essentials of valid offer and important case laws. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन of agreement and enforceability by law. The first or initial step of agreement consists of the offer and acceptance. The contract comprise of at least two parties. First one is offerer and second one is offeree. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का. जब तक किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवाया जाए किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तब तक वो सिंपल एग्रीमेंट ही रहता है. और फर्स्ट और इनिशियल स्टेप है किसी एग्रीमेंट का ऑफर होना चाहिए, उसके बाद होगा एक्सेप्टेंस. और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए टू पार्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज ऑफरर, जो ऑफर बनाता है, जो ऑफर करता है सामने वाली पार्टी को, एंड द ऑफरी, जिसके लिए ऑफर बनाया जाता है. और जो पर्सन जो है एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं ऑफरी. An offer is the first step in the formation of a contract. It marks the beginning of a contractual obligation between the parties, as is a known fact that acceptance can only be made to a prior offer. An offer is essential for the formation of a contract. एक ऑफर जो होता है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए. जब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, जब तक वो कोई पर्सन जो है ऑफर नहीं कर सकता. यदि ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस होएगी. इसलिए ऑफर जो है एसेंशियल और फर्स्ट स्टेप है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का. एन ऑफर जो है वो डिफाइन किया है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफर. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो एक्ट नंबर 9 है 1872 का, वो डिफाइन करता है ऑफर. सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. जहाँ पर एक पर्सन जो है वो सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस कुछ काम करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए. ओके, किसी पर्पस के लिए जब वन पर्सन सिग्निफाई करता है, अपनी एक इच्छा जाहिर करता है दूसरे पर्सन के साथ, उसे बोलते हैं ऑफर. फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एक पार्टी है और बी एक पार्टी है, और बी एक पार्टी है. ए ने ऑफर किया कि मेरे को अपनी कार 5 लाख रुपीस में बेचनी है. देन यहाँ पर ए ने क्या किया, ऑफर किया किसको, बी को, अपनी इच्छा व्यक्त की ना उसने. देन ए ने किया ऑफर किसको, बी को. देन ए हो गया ऑफरर एंड बी हो गया ऑफरी, जिसको ऑफर किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीज की. द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ऑफर आर ऑफरर, जो पर्सन होता है जो बनाता है ऑफर को, दैट इज कॉल्ड द ऑफरर, जिसको प्रपोजल भी बोला जाता है. और ऑफरी कौन हुआ, ऑफरी वो पर्सन हुआ जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है, वो हो गया ऑफरी. फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर किया बी को, ए जो पर्सन है वो उसने ऑफर किया बी को कि वो उसके घर को खरीदना चाहता है. ठीक है. देन यहाँ पर ए जो है वो हो गया ऑफरर, और बी पर्सन जो हो गया वो हो गया ऑफरी. ए जो ऑफरर हुआ उसको प्रॉमिसर भी कहा जा सकता है और प्रपोजल भी कहा जा सकता है, और जो ऑफरी होता है उसको प्रॉमिस ही कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर.
there are basically 7 kind of offer: express offer, implied offer, general offer, specific offer, cross offer, counter offer और standing offer. then हम next one by one discuss करेंगे types of offer. express offer और implied offer. सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है both of them as insofar as the proposal or acceptance of any promisee is made in the word the promisee is said to be express. मीन जब कोई प्रपोजल देता है और एक्सेप्टेंस करता है किसी भी प्रॉमिस के लिए बाय वर्ड्स, देन वो प्रॉमिस जो होगा वो होगा एक्सप्रेस, सेक्शन 9 में दिया गया है. और जब कोई पर्सन जो होगा वो अदर देन द वर्ड्स मीन बाय कंडक्ट शो करता है कि वो प्रपोजल कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, उस प्रॉमिस को बोलते हैं एम्प्लाइड. नेक्स्ट है एम्प्लाइड ऑफर होता क्या है. व्हेन एन ऑफर इज गिवन बाय बॉडी पोस्चर, gesture or by action or by the conduct of the offerer is known as implied offer. मीन यदि कोई पर्सन ऑफर करता है बाय बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर और बाय एक्शन और बाय कंडक्ट, उसको बोला जाता है implied offer. The offeree can accept the offer by understanding of the action of offerer. यहाँ पर ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऑफर को, उसके एक्शन को अंडरस्टैंड करके. ठीक है. मीन जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपने क्या किया, उसको ना तो रिटर्न में दिया ना तो बोल कर बोला कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, बल्कि उसने क्या किया वहाँ पर वो जिस भी प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं वो उसने क्या किया कि वो उठा लिया और शॉपकीपर जो है वो उसके गेस्चर्स के, उससे एक्शन के ही समझ गया कि उसको ये चीज़ खरीदनी है. देन उसने उसका प्राइस बताया और उसने उसको वो लेकर चला गया. देन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑफर हो रहा है बाय कंडक्ट, उसके एक्शन से, बाय एक्शन, दैट इज एम्प्लाइड ऑफर. एंड एक्सप्रेस ऑफर कौन हुआ, ऐसा ऑफर जो रिटर्न में हो और वर्बल में हो, वो होता है एक्सप्रेस ऑफर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑफर दिया गया है कि सी ने क्या किया, राइट किया लेटर टू बाय हिज एयरफोन फॉर 500 रुपीज. दैट इज एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ पर सी ने क्या किया है, लेटर दिया है डी को. ठीक है, एक्सप्रेसली शो किया है कोई भी ऑफर देने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल ऑफर. जर्नल ऑफर क्या होगा, एक ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज, वर्ड एट लार्ज को दिया जाता है. मीन जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, ओपन ऑफर होता है, वो खुला ऑफर होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए पैम्पलेट और न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट और टीवी अनाउंसमेंट जो भी होती है जैसे ओपन में, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है जर्नल ऑफर का. इसमें हम एक लैंडमार्क केस डिस्कस करेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी. इस केस में क्या था, एक कार्बोलिक स्मोक वॉल नाम की एक कंपनी थी. उस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, जैसा कि हमारे इंडिया में लास्ट ईयर ही एक कोविड-19 आया था, वैसे ही उस टाइम वहाँ पर इन्फ्लुएंजा कोल्ड नाम की एक वायरल फैला हुआ था, जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ हो जा रही थी. फिर क्या हुआ कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है उसने बोला कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी फैली हुई है, उसका हमने ट्रीटमेंट निकाल दिया है, ढूंढ लिया है, और हमने एक मेडिसिन निकाली है जिसका नाम है स्मोक वॉल. ठीक है. उस कंपनी ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में कि यदि कोई भी पर्सन जो होगा, यदि उस दवाई को कंज्यूम करेगा एज पर प्रिंटेड डायरेक्शन, मीन जैसे कि हर एक दवाई में एक डायरेक्शन दी होती है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करनी है, और उस दवाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं. ठीक है.
देन उन्होंने बोला कि यदि कोई एज पर द प्रिंटेड डायरेक्शन जो है इस दवाई को कंज्यूम करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी। यदि फिर भी हो जाती है देन हम उसको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक कार्लिल नाम की एक लेडी थी जिसने ये दवाई कंज्यूम की, एज पर प्रिंटेड डायरेक्शन ही कंज्यूम की, और उसको हो गया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो उसने उस रिवॉर्ड पाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के खिलाफ। देन वहां पर कंपनी ने आर्गुमेंट किया कि ये जो ऑफर है वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ना तो यहाँ पर हमने कोई ऐसी इंटेंशन जाहिर की थी कि हम जो है वो एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं किसी के पास, ना तो यहाँ पर कोई ऑफर हुआ, ना तो एक्सेप्टेंस हुआ, ना ही कम्युनिकेशन हुई, और ना ही ना ही किसी पर्सन से कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई। देन यहाँ पर हमने कोई ऑफर नहीं बनाया। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑफर है यहाँ पर, जो इस आपके जो केस में ऑफर है वो एक जर्नल ऑफर है। यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। एनी वन कोई पर्सन जो है पर परफॉर्म कर लेता है उस आपके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसको, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, देन ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि कम्युनिकेशन हो या एक्सेप्टेंस हो या मोर ओवर द मनी इज। फिर क्या हुआ कि कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली की ही लीगल रिलेशनशिप हो गया है, मतलब बन गया है, और जो कंपनी है वो लाइबल है उसको 100 पाउंड देने के लिए। ठीक है, मीन जहाँ पर जो जर्नल ऑफर होता है वहाँ पर there is a no need for communication of acceptance. Anyone who perform the condition of the contract is said to have communicated or accepted. मीन कोई भी पर्सन जो है वो उस ऑफर की कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो उसके एक्शन से ही पता लग जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ही उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया और उसने उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इस लैंडमार्क केस ने कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो कंपनी है वो लाइबल है उस लेडी को 100 पाउंड देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल ऑफर जो होता है वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का होता है। मीन जैसे स्मोक बॉल वाले केस में ही जो एक जर्नल ऑफर था जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक जो फर्स्ट लेडी थी जिसने दवाई को कंज्यूम किया था उसको ही बाद में रिवॉर्ड मिला था। ठीक है, अदर स्पेसिफिक ऑफर जो ऐसा ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता। ठीक है, जो पर्सन जो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए, दिस टाइप ऑफ ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, और उसकी एक्सेप्टेंस भी वही पर्सन करेगा जिसको ऑफर दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन द ऑफर मेड बाय अ पर्सन टू ईच अदर कंटेनिंग द सिमिलर टर्म ऑफ बार्गेन क्रॉस ईच अदर इन पोस्ट बाय लेटर, दे आर नॉन एज अ क्रॉस ऑफर। जहां पर दो पर्सन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके अपना ऑफर मतलब अपना अपना ऑफर देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ए ने क्या किया, ऑफर किया बाय पोस्ट, ऑफर किया बी को कि मेरे को आपकी अपनी घड़ी बेचनी है 500 रुपये में। देन बी ने क्या किया, बी तक वो लेटर नहीं पहुंचा है और बी ने भी यहाँ से एक ऑफर लेटर दे दिया कि मेरे को आपकी घड़ी खरीदनी है 500 रुपये में। यहाँ पर ऑफर की जो प्रोडक्ट है वो भी सेम है, टर्म एंड कंडीशन भी सेम है, प्राइस भी सेम है और पार्टीज भी सेम है। ठीक है, दैट इज क्रॉस ऑफर। इसने इसको ऑफर किया, इसने इसको ऑफर किया।
फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया गया है। ए मेक एन ऑफर टू सेल हिज कार 7 लाख रुपीज। ए ने ऑफर किया कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 7 लाख रुपीज में बी को। देन बी ने क्या किया, इसके ऑफर को इग्नोरेंस किया और अलग से एक ऑफर दे दिया कि वो आपकी बी ने अलग से ऑफर किया ए को कि वो 7 लाख रुपीज में आपकी गाड़ी खरीदना चाहता है। देन यहाँ पर किसी के भी ऑफर की कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, देयर इज अ नो एक्सेप्टेंस और नो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। ठीक है, मीन इसने इसको ऑफर किया और बी ने उसको ऑफर किया। ना तो बी को प्रायर नॉलेज थी कि ए ने मेरे को ऑफर करना है, ना तो ए को प्रायर नॉलेज थी कि बी ने मेरे को ऑफर करना है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंशियल एलिमेंट क्या है किसी भी क्रॉस ऑफर के। बोले सेम ऑफर होना चाहिए वन अनदर, दोनों पार्टीज के बीच में सेम ऑफर होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन भी सेम होनी चाहिए और जो है प्राइस भी सेम होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, और प्रायर नॉलेज नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी को कि इसने मेरे को ऑफर किया है। ओके, एंड बोथ द ऑब्जेक्ट एंड पार्टी रिमेन्स द सेम होनी चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्ट भी सेम होंगे और पार्टी भी सेम होनी चाहिए। द ऑफर मस्ट बी मेड इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करते होने चाहिए। द टू पार्टी मस्ट मेक देयर ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटर ऑफर की। काउंटर ऑफर क्या हुआ, व्हेन द ऑफरी ऑफर अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट द मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इन टर्म ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जहाँ पर क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर होता है उसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो चेंज कर ली जाती है या रिजेक्ट हो जाता है। जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और जो एक्सेप्टर होता है, जिसने ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है, वो अलग से एक ऑफर दे देता है ऑफरर को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए ऑफर करता है बी को, ए ने ऑफर किया बी को कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 10 लाख रुपए में। ठीक है, और बी ने क्या किया, ए ने ऑफर किया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए में वो अपनी कार बेचना चाहता है। बी ने बोला कि ना ना ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, मेरे को 10 लाख रुपए में गाड़ी नहीं खरीदनी आपकी, और मैं क्या करता हूँ 8 लाख रुपए में अपनी गाड़ी खरीद लेता। क्या आप मेरे को 8 लाख रुपए में अपनी गाड़ी खरीद बेचने के लिए तैयार हैं? देन दैट दिस अमाउंट ऑफ काउंटर ऑफर इट वुड मीन द रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। यहाँ पर बी ने क्या किया, जो ओरिजिनल ऑफर ए ने दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया और अलग से ऑफर दिया अपना कि वो आपकी गाड़ी को 8 लाख रुपए में खरीदना चाहता है। क्या ए जो है वो उसको 8 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है या नहीं? दैट इज काउंटर ऑफर। मेरा सिंपल एक ऑफर एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आप बी पर्सन है, एक शॉपकीपर है कि शॉपकीपर ने बोला कि आपने शॉपकीपर को पूछा कि ये जो आलू है वो कितने रुपए किलो है। देन ए ने बोला कि ये 50 रुपए किलो है। ए ने ऑफर किया बी को, देन बी ने बोला कि नहीं नहीं ये तो 50 रुपए किलो नहीं है और आप मेरे को इसको क्या करो 40 रुपए में लगा लो। तो बी ने दोबारा से ऑफर किया कि मेरे को 40 रुपए में दे दो, दैट इज काउंटर ऑफर। वहां पर क्या किया, ए ने जो ऑफर दिया था 50 रुपए वाला उसकी रिजेक्शन होगी। ठीक है, दैट इज काउंटर ऑफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर की। इट इज अ जनरल ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। इट इज बीइंग केप्ट वन ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मीन जनरल और स्टैंडिंग ऑफर क्या हुआ, एक जनरल ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये ओपन ऑफर की तरह होता है, बट क्या होता है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। इन दैट फ्रेम द पीपल कैन कंटिन्यू अप्लाइंग एज
It is called the continuing offer. When the offer is accepted by the other part, the contract stand concluded in this case as well. इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है टेंडर का. But nothing but an offer. When tender is submitted to supply the certain goods or any quantity as and when required, it will amount to standing offer. फिर जब कोई भी टेंडर सबमिट होता है किसी पर्सन के द्वारा, देन जो सप्लाई ऑफ गुड्स की एंड क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो इट विल अमाउंट टू स्टैंडिंग ऑफर. वो हो गया स्टैंडिंग ऑफर. मीन वो उस टाइम तक चलेगा जब तक कि जो है गवर्नमेंट अपना न्यू टेंडर नहीं निकाल देती और वो जो दूसरा वाला टेंडर है वो किसी और पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता है. जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, मीन उस टेंडर की गुड्स एंड क्वालिटी को चेक करना या सप्लाई करना, वो उसी पर्सन का काम होगा जिसने पहले टेंडर जो है वो सबमिट किया. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इनविटेशन ऑफ ऑफर. तो इनविटेशन ऑफ ऑफर क्या है? एक स्टेप है ऑफर करने से पहले का. ठीक है. इन द पर्सन इंक्लूड अनदर एंड मेक अ ऑफर टू हिम और हर. इफ द सेकेंड पर्सन रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन ऑफ ऑफर मेड बाय first person, then it leads to offer. In this term and condition are made clear. यहाँ पर term and condition clearly define होती है. And acceptance of the invitation of offer does not lead to a contract, it leads to offer only. Invitation of offer क्या हुआ? एक first step होता है किसी भी ऑफर को करने से पहले का. फॉर एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट टेंडर जो है वो भी एक एग्जाम्पल है इनविटेशन ऑफ ऑफर का. रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट भी है और रेलवे टाइम टेबल भी है, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड भी है. मीन जब कोई जैसे आप लोग क्या करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देन जो मेन्यू कार्ड होता है उस पर जो भी प्रोडक्ट के जो भी आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो लिखे होते हैं. आप अपनी जिस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट खरीदना होता है आप उसको ऑर्डर करते हो. बिन रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड जो हो गया वो इनविटेशन हुआ कि आपने कौन कौन सी चीज़ खरीदनी है उसका ऑफर देने के लिए. ठीक है. और एक अलग एग्जाम्पल है कि जैसे कि जो सेल जैसे किसी शॉपकीपर कपड़े की दुकान पर एक जो लगे होते हैं सेल और प्राइस लिखा होता है सेल का कि इतने रुपए में इतना सूट है, देन दैट इज इनविटेशन ऑफ ऑफर. वहाँ पर प्राइस शो किया होता है. यदि आपको ठीक लगेगा तो आप उस शॉप में जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो मतलब ये जो सूट है वो मेरे को दे सकते हैं. दैट इज इनविटेशन ऑफ ऑफर. मीन यहाँ पर जो है वो ऑफर करने से पहले का स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनविटेशन ऑफ ऑफर. जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर, जब गवर्नमेंट है वो टेंडर निकालती है, देन जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाले जाते हैं वो इनविटेशन होता है कि जो इस टेंडर में जैसे जिसको ये टेंडर जो है वो ठीक लगेंगे वो अपना टेंडर एक्सेप्ट कर सकते हैं और मतलब ऑफर कर सकते हैं कि मेरे को आपका टेंडर जो है वो लेना है. ठीक है. और रेलवे टाइमलाइन जो है वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं. एक कंसेप्ट था इनविटेशन ऑफ ऑफर का जो एक्सप्लेन किया गया था हार्वे वर्सेस फेसी के केस में. इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को टेलीग्राफ करता है और पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है. वुड यू सेल मी योर बम्पर होल पेन? एंड द सेकेंड क्वेश्चन पूछता है बम्पर होल पेन
द लोएस्ट प्राइस बताना होता है उसको कि कितना है। तो डिफेंडेंट जो है वो टेलीग्राफ में रिप्लाई करता है कि जिस वो दूसरे ही क्वेश्चन का रिप्लाई करता है, फर्स्ट का नहीं करता। जैसे उसने पूछा होता है फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या आप मुझे बम्पर होल पेन बेचेंगे, देन वो इसका रिप्लाई नहीं करता और वो सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई करता है कि टोटल बम्पर होल पेन का जो प्राइस है वो 900 पाउंड्स है। ठीक है। और उसके बाद फिर से दोबारा से मतलब हार्वे बोलता है कि वो दोबारा से टेलीग्राफ करता है कि मेरे को ये जो बम्पर हॉल पेन है वो खरीदना है। देन बी जो है उसके बाद वो रिफ्यूज़ कर देता है बेचने के लिए। देन हार्वे बोलता है, वो कोर्ट में केस कर देता है कि इसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि that the defendant gave only the lowest price and did not express their the willingness to sell। यहाँ पर जो वैसे था उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं दिया था। उसने सिर्फ ये बोला कि इसका जो बम्पर होल पेन का जो प्राइस है वो लोवेस्ट प्राइस जो है वो 900 पाउंड है। उसने यहाँ पर कोई भी ऐसी विलिंगनेस नहीं बताई, अपनी इच्छा नहीं बताई कि वो उसको बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता है। देन देर इज अ नो ऑफर, प्लेंटिफ टेलीग्राफ वॉज एन ऑफर। जो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑफर जो है वो डिफेंडेंट ने नहीं दिया। जब ए ने दोबारा से ऑफर किया कि मेरे को आपके बम्पर हॉल पेन जो है वो खरीदने हैं, दैट इज ऑफर। ओके, दैट इज ऑफर। यहाँ पर डिफेंडेंट ने कोई भी ऑफर नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ इनविटेशन ऑफ ऑफर दिया था, कोई इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपने पूछी थी कि क्या कि जो है बम्पर हॉल पेन का जो लोवेस्ट प्राइस है वो कितना है। ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पर डिफेंडेंट ने कोई ऑफर नहीं किया था। जब ऑफर ही नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया। ओके, दैट इट इज क्लियरली शो करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर। ओके, अब हम बात करते हैं द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर आर एज फॉलोज। मीनिंग, when one person express his willingness to another person to do or not to do something to take his approval is known as offer। जब कोई वन पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस किसी दूसरे पर्सन के सामने, तो क्या होता है, तो वो बनता है ऑफर। मीन जब ए पर्सन जो है, कोई पर्सन है वो सामने वाले पर्सन को कोई ऑफर कर रहा है, अपनी एक्सप्रेस कर रहा है विलिंगनेस कुछ परफॉर्म करने के लिए और कुछ परफॉर्म ना करने के लिए, और दैट इज ऑफर। एंड इनविटेशन ऑफ क्या, ऑफर क्या हुआ, व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस करता है समथिंग एंड अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम, किसी को इनवाइट करता है ऑफर देने के लिए। यहाँ पर ऑफर नहीं होता पर इनवाइट किया जाता है ऑफर देने के लिए, इट इज नॉन एज इनविटेशन ऑफ ऑफर। ओके, जो डिफाइन किया गया है ऑफर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, और इनविटेशन ऑफ ऑफर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मीन एक फर्स्ट स्टेप है ऑफर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एंड इनविटेशन ऑफ ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिसीव ऑफर, कि ऑफर को रिसीव करना। इनविटेशन ऑफ ऑफर में तो उसने इनवाइट किया ना पर्सन को कि वो ऑफर करे एंड वो रिसीव करेगा ऑफर को फ्रॉम पीपल एंड नेगोशिएट द टर्म ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। असेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, यस, असेंशियल एलिमेंट है, बल्कि फर्स्ट इनिशियल स्टेप है और फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का, वो होता है ऑफर। और इनविटेशन जो टू ऑफर है
वो एसेंशियल ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर जो है एग्रीमेंट बन जाता है जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, देन दैट इज अ ऑफर। एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर बिकम एन ऑफर, मीन इन्विटेशन ऑफ ऑफर जो है वो ऑफर बनता है जब कोई रिस्पॉन्डेंट जो हो, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन दी है उसने, वो उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको सामने वाले पर्सन को ऑफर देने के लिए तैयार हो जाए, ओके, देन दैट इज इन्विटेशन ऑफ ऑफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ऑफर मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, द ऑफर मस्ट लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट that create legal relations and legal consequences in case of non-performance. So, social contract that does not create a legal relationship will not a valid offer. फिर किसी भी ऑफर के लिए मस्ट क्रिएट करता होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप, कोई भी ऑफर जो है वो लीगल रिलेशनशिप है, क्रिएट करता होना चाहिए। एंड ऑफर मस्ट लीड करता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट करता है लीगल रिलेशन, और लीगल कंसिक्वेंसेस होनी चाहिए कि यदि कोई पर्सन जो है वो ऑफर कर रहा है और उसके बाद वो परफॉर्म ना करे एक्सेप्ट होने के बाद, तो उसकी लीगल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, देन दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, ठीक है। For example, a dinner invitation extended by A to B is not a valid offer, क्योंकि ये social contract है। मीन dinner invitation is not a legal relationship, यहाँ पर कहीं भी A जो है वो B को सिर्फ इनवाइट कर रहा है डिनर के लिए, यहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रही, मतलब किसी का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, वो एक सिंपल इनविटेशन है, बिल्कुल एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपस में नेबर्स में या रिलेटिव्स में होता है, उसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन केस ऑफ एक केस है वल्फर वर्सेस वल्फर का, ये दो हस्बैंड वाइफ थे। इन दिस केस में दो हस्बैंड वाइफ थे और हस्बैंड और वाइफ जो रहते थे इंग्लैंड में, और फिर बाद में क्या होता है कि जो मिस्टर वाल्फर होता है उसको किसी काम के पर्पस से, मीन बिजनेस के पर्पस से वो चला जाता है सिलोन, जो कि श्रीलंका में है, वहाँ पर चला जाता है, और जो उसकी वाइफ है वो इंग्लैंड में ही रह जाती है। देन जो हस्बैंड है वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि वो 30 यूरो उसको सेंड करा करेगा हर मंथ, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो हस्बैंड जो होता है उसको मंथली पेमेंट देना बंद कर देता है। देन वाइफ केस करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में। देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो है वो डोमेस्टिक रिलेशन है, और यहाँ पर किसी भी तरह की इंटेंशन ऑफ क्रिएट रिलेशनशिप नहीं हो रही है, मीन यहाँ पर कोई भी कंसिक्वेंसेस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है यदि कोई हस्बैंड जो है वो परफॉर्म नहीं करता अपने प्रॉमिस को। तो ये एक सिंपल प्रॉमिस है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, बल्कि इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया। यदि यही कॉन्ट्रैक्ट जो है, यही एग्रीमेंट है जो एक रिटन फॉर्म में होता, और यदि उसको किसी लॉफुल अथॉरिटी के पास इन्फोर्स करवाया गया होता, तन वो उसको लाइबल था, वो हर मंथ जो है वो उसको पेमेंट करने के लिए। इन दिस केस में बोला गया था, इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, दस द एग्रीमेंट वॉज नॉट अ वैलिड ऑफर। ऑफर जो होना चाहिए वो मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, द टर्म ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल शुड बी वेरी क्लियर एंड डिफाइन होनी चाहिए। इफ द टर्म आर वेग्यू
एंड अनक्लियर, यदि जो टर्म है वो अनक्लियर है तो इट विल नॉट अमाउंट टू अ वैलिड ऑफर, देन जो है वो वैलिड ऑफर नहीं है. ऑफर मस्ट क्रिएट अस as specified in section 29. It must be ambiguous, mean that the thing offered must clearly specify. Okay, next बात करते हैं. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी. ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी के द्वारा. फॉर अ प्रपोजल टू बी completed it must be clearly communicated to offeree and no offeree can accept the proposal without the knowledge of offer. मीन ऑफर जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी के से. मीन जैसे ए पार्टी, एक पार्टी है जिसने बी को कोई ऑफर दिया, देन वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए बी को. मतलब जिसको ऑफर दिया गया है, बी एक ऑफरी है कि देन ए का जो ऑफर है वो बी के द्वारा कम्युनिकेट होना चाहिए, बी को नॉलेज होना चाहिए उस ऑफर के बारे में. ठीक है. फॉर द प्रपोजल टू बी कंप्लीटेड इट मस्ट क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी. ऑफर और ऑफरी जो है वो क्लियरली कम्युनिकेटेड होने चाहिए. नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज. जो ऑफरी होगा वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है प्रपोजल को जब तक उसको नॉलेज ही नहीं है प्रपोजल का. एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इस केस के फैक्ट क्या थे कि एक गौरी दत्त था, उसका नेफ्यू है वो गुम हो गया था, मतलब कहीं चला गया था. एंड जो लालमन शुक्ला था वो उसका सर्वेंट था जो घर में काम करता था. एंड वो गौरी दत्त जो है उसने अपने सर्वेंट को भेजा कि वो मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाए. और लालमन शुक्ला ने क्या किया, वो उस नेफ्यू को ढूंढने चला गया. उसके बाद उसके बाद गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट कर दी और एक जनरल ऑफर दे दिया कि वो जो भी पर्सन जो उस नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपीज़ देगा. अब बी को पहले जो लालमन शुक्ला है उसको पहले नॉलेज ही नहीं थी उस ऑफर के बारे में. जब वो वापस आया तो उसने बोला कि अब मेरा रिवॉर्ड दो. तब गौरी दत्त ने बोला कि आपको तो नॉलेज ही नहीं था. देन उसने क्या किया, लालमन शुक्ला ने वो कोर्ट में केस फाइल कर दिया. देन द कोर्ट ऑफ इलाहाबाद दैट द नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड. देन कोर्ट ने हेल्ड किया कि नॉलेज होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की और प्रपोजल की, और प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू पीपल आर द बेसिक एसेंशियल ऑफ ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि ए ने जो ऑफर दिया है बी को, तो बी को जो नॉलेज होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके एक्सेप्टेंस. और ए ने जैसे बी को ऑफर किया, देन बी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और वो ए और बी के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कम्युनिकेशन होनी चाहिए. एक बेसिक एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का. द पर्सन कैन क्लेम रिवॉर्ड इफ ही गिव हिज कंसेंट द परफॉर्म द टर्म ऑफ प्रपोजल. वो तभी रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकता था जब वो कंसेंट दे के जाता कि ठीक है मैं ढूंढ दूंगा आपके नेफ्यू को, आप मेरे को 500 रुपीज़ दे देना. तब वो रिवॉर्ड लेने के लिए हकदार होता. अदरवाइज तो वो, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, ना तो प्रपोजल की, ना तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल हुआ था और ना ही कम्युनिकेशन हुई थी उन दोनों पार्टीज के बीच में. ओके, देन ऑफर जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए ऑफरी के द्वारा. नेक्स्ट है ऑफर में भी कंडीशनल. ऑफर जो है वो कंडीशनल हो यदि while acceptance cannot be conditional, an offer might be condition. The offerer can make the offer subject to any term or condition he deems necessary. So A can offer to sell goods. B, यहाँ पर A ने ऑफर किया अपनी गुड्स बेचने के लिए B को,
if he make half the payment in advance, now B can accept these condition or make a counter offer. मीन यहाँ पर ए और बी एक दो पार्टीज हैं और ए ने क्या किया, ए और बी दो पार्टीज हैं, ए ने ऑफर किया कि वो अपनी गुड्स को बेचना चाहता है बी को, यदि ही मेक हाफ पेमेंट, वो हाफ पेमेंट दे दे एडवांस में, नाउ बी कैन एक्सेप्ट दीज कंडीशन एंड मेक द काउंटर ऑफर. ओके, यहाँ पर काउंटर ऑफर हो रहा है, यदि जो ऑफर है वो कंडीशनल हो तो वो काउंटर ऑफर होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन, कि ऑफर में कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए. द नॉन कंप्लाइंस ऑफ एनी टर्म एंड ऑफर कैन नॉट लीड द ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस of offer, and hence it cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time it will be considered as accepted. ठीक है, कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए उस ऑफर में. फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ने ऑफर किया अपनी काऊ बेचने के लिए 5,000 रुपीज़ में बी से. If the offer is not rejected by Monday, it will consider the as accepted. ए ने क्या किया, ऑफर किया कि वो अपनी गाय जो है वो बी को बेचना चाहता है. यदि बी जो है वो उस ऑफर को मंडे तक रिजेक्ट नहीं करता, तब वो उसको मान लेगा कि उसको जो है वो एक्सेप्ट है ऑफर. then that type of offer is not valid offer. ठीक है, that is invalid offer. Offer cannot contain a negative condition. Offer can be specific or general. Offer जो होना चाहिए और specific भी हो सकता है और general भी हो सकता है. As we saw earlier, the offer can be one or more specific parties, or the offer could be to the public or general. Offer may be express or implied. Offer जो होता है express भी हो सकता है और implied भी हो सकता है. Express क्या हुआ, जहाँ पर by words and verbal तरीके से बोला जाए, then that offer is a express. और implied offer क्या हुआ, ऐसा ऑफर जो बाय कंडक्ट या बाय बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर्स या गेस्चर्स से किया जाए उसको बोलते हैं एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लाइड ऑफर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन.